हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। और हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में आज हम करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे। तो डीएनए और आरएनए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड है, इसको अपने हिंदी में बोलते हैं केंद्रक अम्ल। अब जो इसकी खोज है वो किसने की है? वो खोज की है इसकी फ्रेडरिक मिशर ने। तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल की खोज किसने की है? फ्रेडरिक मिशर ने। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ना, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि केंद्रक है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है। और डीएनए का पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? डीएनए का पूरा नाम बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए से क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या आपका डीएनए का पूरा नाम। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो, डीएनए सबसे पहले किसने देखा? डीएनए देखा किसने है? कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग ने क्या किया है? डीएनए को सबसे पहले देखा है। और डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन एम क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एम क्रिक ने। और कब की है? 1953 में। डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लेना। डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने। अब ये जो डीएनए है ना, ये कैसा होता है? द्विकुंडलित मॉडल। द्विकुंडलित डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, यानी कि इसमें इस प्रकार संरचना होती है इसकी, इस प्रकार। एक कुंडली ये होगी और सेकंड इसकी कुंडली ये होगी, ये इस प्रकार की संरचना होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विकुंडली। देखो, एक ये तो द्विकुंडलित हो गया ना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने। किसने की है? वाटसन एवं क्रिक ने। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक ने। अब देखो, जो इनको है क्या मिला था? डीएनए की खोज करने पे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये नोबेल पुरस्कार मिला है 1862 में। एक तो है इन्होंने खोज कब किया? 1953 में। और नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 1962 में। 1953 में तो इन्होंने खोज की है और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अब जो आपका डीएनए है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है, जो आपका डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। वो जो जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज मैंने आपको बताया किसने की? डीएनए की खोज की है वाटसन और क्रिक ने। अब जो प्रयोगशाला में जो डीएनए है उसकी खोज किसने की है? हरगोविंद खुराना ने। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रयोगशाला में, यदि आपका आ गया प्रयोगशाला में किसने की है डीएनए की खोज, प्रयोगशाला में पूछ लिया तो आपका आएगा हरगोविंद खुराना। किसने की? हरगोविंद खुराना ने। और वैसे डीएनए की खोज किसने की है? वैसे की है वाटसन और क्रिक ने। और प्रयोगशाला में डीएनए की खोज की है हरगोविंद खुराना ने। अब डीएनए किसका बोलक है? डीएनए बोलक किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बोलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है और शर्करा पाई जाती है। जो नाइट्रोजनी क्षारक है, यही आपका क्या है? महत्वपूर्ण भाग है। इससे ही पता लगता है कि ये व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है। जो क्षार है, मैंने आपको बताया क्षार है, उसकी पीएच मान कितना होता है? क्षार की पीएच का मान कितना होता है? 7 से लेकर के 14 के बीच में। और क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है। अब देखो, ये क्या आपका एक क्रोमोसोम, यानी कि ये आपका गुणसूत्र है। ठीक है। मैंने आपको बताया था गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी में? गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी।
अब देखो हमने क्या लिया, एक जोड़ी गुणसूत्र ले लिया, देखो एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र ले लिया। अब गुणसूत्र को जब अपने खींचते हैं तो ये इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। उसको मैं अपनों वो खींचा, और यदि अपने उसको और ज़्यादा खींचा तो क्या है कि ये अपना क्या हो गया, द्विकुंडलित संरचना के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। और डीएनए है, अब डीएनए में अपनों ने क्या ले लिया, एक भाग ले लिया इसका। अब इसी को क्या बोलेंगे, इसी को अपने बोलेंगे जीन। इसको क्या बोलते हैं, अपने जीन, ठीक है। डीएनए में हमने एक पार्ट को ले लिया और उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीन। अब देखो ये जो जीन है ना, जीन को मैंने यहाँ से निकाल दिया, इस चीज़ को अपनों ने यहाँ से निकाल करके इसके अंदर अपने कुछ और चीज़ फिट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने वहाँ से निकाल के संरचना और इसके अंदर ऐसी संरचना डाल दी, ठीक है। यहाँ पे निकाल के ये वाली संरचना डाल दी, ठीक है। ये वाली संरचना निकाल के ये डाल दी, तो हमने क्या किया, इसमें एडिट कर दिया, कुछ ना कुछ क्या कर दिया, एडिट कर दिया। पहले जीन ऐसा था तो उसको हमने एडिट करके क्या कर दिया, अलग संरचना डाल दी। आप जैसे फोटो एडिट करते हो वैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, डीएनए को एडिट कर दिया। अब जीन को एडिट करने की तकनीक है, उसको क्या बोलते हैं, जीन को एडिट करने वाली तकनीक है वो क्या कहलाती है, क्रिस्पर तकनीक। क्या कहलाती है, क्रिस्पर तकनीक। अब देखो जो आपका डीएनए होता है ना, डीएनए में जो ऊपर का भाग होता है, ये जो डीएनए का ये भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का जो ऊपर का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये देखो ये वाला भाग आपको शो हो रहा है, ये ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड है, ये किसका बोलक होता है, डीएनए का बोलक, क्योंकि डीएनए का ऊपर का भाग है तो डीएनए का ही बोलक होगा। और न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया था क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट और शर्करा, ये तीनों भाग किसमें पाई जाती हैं, तीनों चीजें किसमें पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब देखो जो ये न्यूक्लियोटाइड है कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। इस प्रकार देखो ये न्यूक्लियोटाइड ये वाला और ये वाला न्यूक्लियोटाइड आगे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ ये मिल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, अपने क्रोमेटिन। इसको क्या बोलते हैं, अपने क्रोमेटिन। तो ये बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। मेन तो आपका यही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए है जो उसकी संरचना कैसी है, द्विकुंडलित है, और उसकी खोज किसने किया, वॉटसन और क्रिक ने की है। अब देखो डीएनए के बारे में हम प्रॉपरली जो इसको जिन भागों में बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखो डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड एक तो होता है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो न्यूक्लियोसाइड में और एक बांटा गया फॉस्फेट में। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आता है आपका, एक तो आता है शुगर और एक आती है आपकी नाइट्रोजनी बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक। और इसमें नाइट्रोजन क्षारक में क्या क्या पाया जाता है, एक तो प्यूरिन पाया जाता है और एक पिरामिडिन पाया जाता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। नाइट्रोजनी क्षारक में क्या पाया जाता है आपका, एक तो पाया जाता है प्यूरिन और एक पाया जाता है पिरामिडिन। अब देखो प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में एडिनिन और गुवानिन पाए जाते हैं। प्यूरिन में क्या पाए जाते हैं, एडिनिन और गुवानिन। इसका पूरा नाम लेता हूं, एडिनिन और जी फॉर गुवानिन। और इसमें क्या पाए जाते हैं, पिरामिडिन में क्या पाए जाते हैं, थाइमिन और साइटोसिन अब देखो ये जो आपके एडिनिन है वो किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। एडिनिन किसके जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। और गुवानिन किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। अब देखो ये जो वो एडिनिन है वो किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से। और गुवानिन किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से। जो एडिनिन है वो तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और जो गुवानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो ये भी आप देख लेना, वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अब मैंने सोचा कि आपको साथ के साथ पढ़ा देता हूँ, आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए है, आरएनए में एक शुगर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, नाम से देख लो। आरएनए से क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबो शुगर पाई जाती है। और देखो आरएनए में जो क्षारक होता है, नाइट्रोजनी क्षारक, वो क्या होता है, थाइमिन। जैसे डीएनए में थाइमिन पाया जाता है तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। बाकी सभी के सभी वही पाए जाते हैं, इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। और इसकी जो रचना होती है वो कैसी होती है, एकल हेलिकल। और डीएनए की कैसी होती है, द्विहेलिकल यानी कि द्विकुंडलित। इस प्रकार होती है ना, इस प्रकार। तो ये क्या होगी, द्विकुंडलित, ठीक है। और आरएनए की कैसी होती है, एकल हेलिक यानी कि इस प्रकार होगी, ठीक है। आरएनए की क्या होती है, एकल हेलिक। और डीएनए की क्या होती है, द्विकुंडलित। ये आगा डीएनए और ये हो गया आपका आरएनए, ठीक है।
अब देखो आरएनए का कार्य क्या है, आरएनए का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, अमीनो अम्लों के द्वारा। किसके द्वारा, अमीनो अम्लों के द्वारा। अब देखो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटीन किसका बोलक है, प्रोटीन किसका बोलक है, तो अमीनो अम्लों का। हमारी बॉडी में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 10 होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो 10 अमीनो अम्ल है वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक पाए जाते हैं, और 10 अमीनो अम्ल हैं जो वो हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। यानी कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे क्या होते हैं, अमीनो अम्ल। तो उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। देखो कुछ तो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और कुछ जिन्हें हम बाहर से लेते हैं वो हमारे 10-10, दोनों की संख्या कितनी होती है, 10-10। अब देखो आरएनए, आरएनए को क्या किया इन्होंने, 3 भागों में बांटा गया है। आरएनए एक तो होता है एमआरएनए, ठीक है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, पहचान करता है, और उसके बाद टीआरएनए क्या करता है, परिवहन करता है, उसका पहचान करके परिवहन कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, आरआरएनए क्या कर देता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, ये पहचान कर लेता है कि क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद ये पहचान करने के बाद कहाँ पे भेज देता है, टीआरएनए के पास भेज देता है। टीआरएनए क्या कर देता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। अब देखो डीएनए ना, डीएनए, ठीक है, खूब बार बार डीएनए को क्या बोलेंगे, एक बार डीएनए बन रहा है, दूसरी बार डीएनए आ गया, फिर दोबारा डीएनए बोला, इस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से क्या बनना, डीएनए से देखो ये तीर का निशान इस प्रकार दिखाया गया है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से दोबारा डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो रिवर्स प्रोसेस होगी ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से यदि प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अपने ट्रांसलेशन। देखो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो गया, तो उसके बाद प्रोटीन का निर्माण हो गया, उसके दोबारा आरएनए तो बना ही नहीं सकते। आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है ना, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब प्रोटीन बन गया तो हमारा आरएनए का काम खत्म हो गया। तो ये था आपका डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में आपको महत्वपूर्ण क्या बातें याद होनी चाहिए, एक तो याद होनी चाहिए डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, ठीक है, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की खोज किसने की है, इसको वो कब मिला, नोबेल पुरस्कार कब मिला, और इसकी खोज कब भी हुई। वैसे ही आरएनए में याद रखना है कि आपको आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, और आरएनए का काम क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपने याद में रखना है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपका डीएनए और आरएनए का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।